नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा ये हम दो और हमारे दो की है सरकार। जिसके बाद अंबानी और अडानी पर सीधा राहुल गांधी ने साधा निशाना। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान मोर्चे ने तय कर लिया है कि व्यापारी भूख पे कीमतें तय नहीं करेगा। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल के चुनाव परिणाम पर बोली ममता बनर्जी कि हमें 110% कॉन्फिडेंस है, 221 से सीटें कम नहीं आएंगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा झटका भाजपा को बंगाल के चुनाव में लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल। कहा ये हम दो हमारे दो की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में बोलते हुए 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करना है, जबकि दूसरे कानून का कंटेंट यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति अनलिमिटेड अनाज और सब्जी को स्टॉक कर सके। राहुल ने कहा कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, हम दो हमारे दो। आज देश को 4 लोग चला रहे हैं। ये लोग कौन हैं सब जानते हैं। मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि उन्होंने विकल्प दिए हैं। हाँ, आपने 3 विकल्प दिए हैं, भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या। राहुल ने कहा कि पहले फैमिली प्लानिंग का नारा था, हम दो हमारे दो। आज देश को 4 लोग चलाते हैं। सब लोग इन 4 को जानते हैं। राहुल ने कहा कि ये देश का आंदोलन है। किसान अंधेरे में सरकार को टॉर्च दिखा रहा है। ये लिखकर ले लीजिए, किसान 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट पर बात। राहुल गांधी ने कल के पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता ने सदन में कहा कि पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, फल, सब्जी खरीद सकता है। अब जब देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान मोर्चे ने तय कर लिया है कि व्यापारी भूख पे कीमतें तय नहीं करेगा। राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे आगे की रणनीति होगी कि अनाज को कम कीमत पर नहीं बिकने देंगे। जो एमएसपी है उससे कम पर खरीद नहीं होगी। किसान मोर्चे ने तय कर लिया है कि व्यापारी भूख में कीमतें तय नहीं करेगा। आम जनता की अनाज और रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के चुनाव परिणाम पर बोली ममता बनर्जी, आत्मविश्वास 110%, सीटें 221 से कम नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल अपने चरम पर है। जमकर रैलियां हो रही हैं। इस बीच इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव 2021 का कोलकाता में आयोजन किया गया। इस मंच पर बंगाल के राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस चुनाव में उनकी सीटें 221 से कम नहीं आएंगी। 2 बार से बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाल रही ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस बार भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें जीत का 110% विश्वास है। सीटों के बारे में तो ममता बनर्जी ने एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 2 बार जितनी सीटें मिली हैं, इस बार उससे ज्यादा तो जरूर आएंगी। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी की सीटें इस बार 221 से कम नहीं आएंगी। बता दें कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार 2 बार से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीती थी, जबकि 2016 में टीएमसी ने बड़ी बढ़त बनाते हुए 211 सीटों पर परचम लहराया था। यानी बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ने वाली ममता बनर्जी ने पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है। इस बार भी इन्होंने ऐसे ही नतीजों का भरोसा जताया है। हालांकि इस बार ममता बनर्जी की बड़ी लड़ाई बीजेपी से है। बंगाल के राजनीति में एक कदम किनारे पर रहने वाली बीजेपी को इस बार दमदार दावेदार बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ये अनुमान जताए जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव टीएमसी और बीजेपी के बीच ही रहने वाला है। ऐसे में जहाँ बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंकी हुई है, वैसे में ममता बनर्जी का अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कभी जाति की राजनीति नहीं हुई, लेकिन अब बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी के लोग हर धर्म को एक साथ लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि बांटने का काम करते हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी वालों ने बंगालियों को भी बांट दिया है। उन्होंने बंगालियों को भी बंगालियों से लड़ा दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। पूछा, कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या यही है भाजपाइयों की संकल्प से सिद्धि की व्याख्या।
जहां कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के हाथ में। इससे पहले अखिलेश यादव आंदोलनजीवी कहे जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? वहीं अखिलेश के इस बयान के बाद संतों में काफी विरोध है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए एक सवाल पूछा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और आज की भाजपा सरकार अपनी सत्ता व्यापारियों के हाथ में दे रही है। क्या यही है भाजपाइयों की संकल्प से सिद्धि की व्याख्या, जहां कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के हाथ में? चंदाजीवी वाले बयान पर महंत धर्मदास ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ना कभी अखिलेश यादव ने और न ही कभी उनके पिता ने राम मंदिर के लिए एक भी ईंट रखने का काम किया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, अखिलेश यादव अभी भी होश में आ जाओ, आप हमेशा बाबर जीवी रहे हो। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन को लेकर दिए गए बयान आंदोलनजीवी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब जो घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का आरोप, कहा मोदी सरकार ने स्कूल की जमीन बीजेपी ऑफिस के लिए दे दी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार ने स्कूल बनाने की जमीन को भाजपा का कार्यालय बनाने के लिए दे दिया है। केंद्र सरकार की डीडीए ने भाजपा को कार्यालय बनाने के लिए दीनदयाल मार्ग पर करोड़ों रुपए कीमत की 2 एकड़ जमीन केवल 2 करोड़ रुपए में ही दे दिया है। यह जमीन किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि बच्चों का स्कूल बनाने के लिए आवंटित थी। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 2 करोड़ रुपए में 20 वर्ग गज जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता है, लेकिन भाजपा को प्राइम लोकेशन पर केवल 2 करोड़ में ही 10,000 वर्ग गज जमीन दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटें आईं, फिर भी उसे केंद्र सरकार ने पार्टी कार्यालय के लिए 10,000 वर्ग गज जमीन दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन उसके कार्यालय के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। यही नहीं, भाजपा की केंद्र सरकार कई बार आम आदमी पार्टी को अपने ही कार्यालय से निकालने की कोशिश कर चुकी है और पार्टी को लाखों रुपए का बिल भी भेज चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब उन्होंने देश की जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उनका वादा था हर साल युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या युवाओं को नौकरियां मिली? नहीं मिली, जबकि जितनी नौकरियां पहले ही सरकारों में मिलती थी, वह भी मिलने बंद हो गई। उनका वादा था पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएंगे, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ेगी, किसानों को फसल लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। क्या मिला? नहीं मिला। किसान, जवान, व्यापारी, मध्यम वर्ग सहित सभी से जो वादे किए गए थे वे झूठे निकले और किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार से बस एक तबके का फायदा हुआ है, वह स्वयं भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि अपने निजी फायदे के लिए सरकार चलाई जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग सेंट्रल दिल्ली में आता है। यह पॉश इलाका दिल्ली का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। यहाँ पर कल केंद्र सरकार की डीडीए ने अपनी ही पार्टी भाजपा को 2 करोड़ रुपए में 2 एकड़ से ज्यादा भी जमीन भाजपा प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह जमीन किसी पार्टी कार्यालय के लिए नहीं थी, बल्कि यह जमीन बच्चों की स्कूल बनाने के लिए थी, जिसको भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी ही पार्टी का दिल्ली प्रवेश कार्यालय बनाने के लिए दी है, जबकि उसके सामने पहले से एक कार्यालय बना हुआ है जो लगभग खाली है। अब उसके सामने डीडीए और उपराज्यपाल ने एक नई जमीन का आवंटन कल किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने बताया किसके इशारे पर हुई थी लाल किले पर हिंसा, कहा आंदोलन को शाहीन बाग ना बनाइए। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुई हिंसा और धार्मिक झंडा फहराने के मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये सभी लाल किले के अंदर उपद्रव करने, धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को उकसाने के आरोपी थे। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ये बताएं किसके इशारे पर लाल किले में हिंसा हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को शाहीन बाग न बनाया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि ये सरकार है और बिल वापस ना हो इसलिए उलझाना चाहती है। हमारा सवाल फसलों के रेट का है, 3 बिल को लेकर है। दीप सिद्धू के मामले को इतना तूल ना दिया जाए। सरकार इन 3 बिलों को वापस ले ले और एमएसपी पर कानून बना दे, इसी से हम किसानों का भला हो जाएगा। साथ ही टिकैत ने यह कहा कि 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में आंदोलन के लिए आए थे, लेकिन कोई संसद भवन नहीं जा पाया। लेकिन किसी से शाम 7 बजे बयान दिलवाया जाता है और वह 13 घंटे बाद लाल किला पहुंच जाता है। कौन लेकर गया, किसने रास्ते दिए, ये जांच का विषय है। इसके अलावा टिकैत ने कहा कि व्यापारी प्राथमिक हो गया और हमारा तिरंगा झंडा दूसरे स्थान पर हो गया, ये इस देश में नहीं चलेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा हिंसा सरकार ही करवा सकती है।
क्योंकि ये उनके ही एजेंडे में होते हैं। ये तो चक्रव्यूह में किसान फंसा नहीं, वो जो राजनीति इस देश में करना चाहते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। ये किसानों का आंदोलन है और इसे शाहीन बाग ना बनाया जाए और ना ही उससे तुलना की जाए। बिना कानून वापस हुए कोई यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से शाहीन बाग के लोगों को उठवाया गया वैसे ही सरकार किसानों को भी उठवाना चाहती है। इसके अलावा टिकैत ने कहा कि जो पत्थरबाज शाहीन बाग गए थे वे भी यहाँ भी आए थे। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया था। दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए पंजाब और दिल्ली में कई जगहों पर रेड डाली गई थी। 26 जनवरी की घटना के मामले पुलिस ने 44 FIR दर्ज की है और अब तक 127 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में जय श्री राम के नाम पर बैन है। राम नाम के मास्क बांटने पर बीजेपी नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान मचा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है तो खुलकर हिंदुत्व छवि के साथ चुनावी दंगल में उतरी है। बीजेपी के तर्कश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं तो बंगाल में बीजेपी ने जय श्री राम के नारे को भी मुद्दा बना लिया है। श्री राम के नाम के तीर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की ओर चला रही है जो टीएमसी की मुखिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता द्वारा जय श्री राम के नारे के मास्क बांटना ममता बनर्जी की पुलिस को भी रास नहीं आया, जिसके बाद पुलिस बीजेपी नेता को पकड़कर ले गई। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के हुगली में सेरामपुर में बीजेपी के नेता विनीश अय्यर लोगों को जय श्री राम के नाम के मास्क बांट रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची और बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी इसका विरोध करते हुए जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी नेता को गिरफ्तार किए जाने पर पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई है। बीजेपी ने मास्क बांटने पर पार्टी नेता को गिरफ्तार किए जाने को पूर्ण तानाशाही करार दिया है। बीजेपी की बंगाल इकाई ने ट्वीट किया, पूर्ण तानाशाही। बीजेपी कार्यकर्ता को सेरामपुर हुगली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनका गंभीर अपराध यह था कि उन्होंने जय श्री राम मास्क पहनने और वितरित करने का साहस किया। यह पिछी बंगाल है जहां डेमोक्रेसी में 1000 लोग मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी अपराध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर आप सांसद का पलटवार, प्रधानमंत्री को बताया भाषण जीवी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में हर आंदोलन में शामिल होने वालों को आंदोलन जीवी बताए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण जीवी बताया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है और उन पर महात्मा गांधी सहित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उन सभी क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके इस देश को आजाद कराया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और पिछले 80 दिनों से आंदोलन कर रहे लाखों किसानों का मजाक उड़ाया है। संजय सिंह ने पीएम मोदी को संदेश देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आंदोलन जीवियों ने इस देश को आजाद कराया है और आज आंदोलन जीवियों के कारण ही आपको और मुझे संसद में बोलने का अधिकार मिला है। आंदोलनकारियों ने देश को संविधान दिया है और सत्ता के अहंकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष किया है। इस दौरान संजय सिंह ने आपातकाल में बीजेपी नेताओं के संघर्ष की भी याद दिलाई। उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पद की गरिमा को बनाए रखते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो कई बीजेपी नेता आंदोलन करने के लिए वर्षों जेल में रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा सरकार जवानों के बलिदान का क्यों कर रही है अपमान। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को देश को अवगत कराया कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही शांति है। भारत सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी बोली, आप अगर दंगे चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाने का मतलब है दंगे को बढ़ावा देना। आप अगर दंगे चाहते हैं तो बीजेपी अपना वोट को दें, बीजेपी को अपना वोट दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप ममता बनर्जी को हरा नहीं
सकते हैं क्योंकि वो अकेली नहीं है, उन्हें लोगों का समर्थन है। मैं जब तक जिंदा हूँ यहाँ बीजेपी को नहीं आने दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग संस्कृति को नहीं जानते हैं वो बंगाल के इतिहास को हमें कैसे बचाया जाए इस पर भाषण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के तारापीठ चिल्हर मठ से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा बंगाल के लोगों को जगाएगा और राज्य में वास्तविक बदलाव लाएगा। हमने यह यात्रा 6 फरवरी को नदिया जिले के नवद्वीप से शुरू की थी और शाम को यह यात्रा झारग्राम पहुंच जाएगी। यह हमें विकास की यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। नड्डा ने आगे कहा कि ममता जी नहीं चाहती कि बंगाल का विकास हो, लेकिन मैं ममता जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व बंगाल बदलेगा। वो आएंगे, बार बार आएंगे और विकास करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 80 करोड़ जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो राशन की चोरी कर रही है। 2021 के बजट में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के सिलीगुड़ी तक के 675 किलोमीटर हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए देना तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बागानों में काम करने वालों के विकास के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने आगे कहा कि ममता जी को न माँ की चिंता है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। उनको केवल तानाशाही से मतलब है। मंच बदल सकता है, इरादे नहीं बदल सकते। योजनाएं कितनी भी बनाओ, रोकने की हम रुक नहीं सकते हैं। एक तरफ हम ममता जी को और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है। नड्डा ने आगे कहा कि ममता सरकार के नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है। जो बंगाल संस्कृति, विकास, देश दृष्टि और दिशा देने के लिए जाना जाता था, ऐसे बंगाल के विकास को रोकने का काम, बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने का काम ममता सरकार ने किया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा बंगाल के घर घर जाएगी, इलाके का दौरा करेंगे, बंगाल की जनता को जागरूक करेगी और जनता को साथ लेकर बंगाल का असली परिवर्तन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत करेंगे। ये यात्राएं हम सभी को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हुए जनता को जोड़ने का काम करेगी। बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, भ्रष्टाचार संस्थागत हो गई है। भाजपा के 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। नड्डा ने आगे कहा कि मैं भाईपो से कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं अनेक बार डायमंड हार्बर जाऊंगा और वहां जाकर तुमको दिखाऊंगा कि वहां जनता कैसे खड़ी होती है, प्रजातंत्र क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी के पूज्य पिताजी के लिए जो शब्द बोले वो बंगाल को कलंकित करता है। सरकार आती है, जाती है, नेता बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन जुबान तो काबू में रहनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन जीवी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा पीएम ने संसद में किसानों का अपमान किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के इस शब्द के इस्तेमाल की आलोचना की है। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया, उनको आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान पंचायत में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया, उनको आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहे अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने देश के लिए। जो सीमा पर खड़ा है उसको देशद्रोही कहने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला, उसे आतंकवादी कहने वाला, वह देशभक्त नहीं है। वह देशभक्त कभी नहीं हो सकता। किसानों का मजाक उड़ाया। प्रियंका गांधी ने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक नहीं मिलने की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, चीन, पाकिस्तान गए, लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन संसद में उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया। जो किसान शहीद हुए उनका आदर नहीं किया, उनका अपमान किया। लेकिन जो इस देश को बेच डालता है, जो हवाई अड्डे, रेलवे, LIC को बेच सकता है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? प्रियंका ने कहा कि भाइयों जाग जाइए, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जब यह बड़े बड़े वादे करते हैं तो समझ जाइए यह सब खोखले हैं। ये आपकी जमीन का आंदोलन है, आप पीछे मत हटिए। हम खड़े हैं, जब तक ये बिल वापस नहीं होते तब तक डटे रहिए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये सभी बिल वापस होंगे और आपको समर्थन मूल्य का पूरा दाम मिलेगा। सहारनपुर में किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने कहा कि 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज ले लिए और 20,000 करोड़ संसद के सुंदरीकरण में खर्च कर दिया, लेकिन किसानों का बकाया 15,000 करोड़ आज तक नहीं दिया। 56 इंच की छाती के अंदर एक छोटा सा दिल है जो केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 77वें दिन भी जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बुधवार शाम को किसान आंदोलन से जुड़े आगे के नए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड के टोल प्लाजा
को टोल फ्री कर दिया जाएगा। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च, माशात जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को किसान सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। देश भर में 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड और 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम किया था। इस दौरान दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को चक्का जाम से अलग रखा गया था। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, किसान वापस नहीं लौटेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के परजीवी वाले बयान पर राहुल का पलटवार, कहा क्रोनीजीवी देश बेच रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों पर की गई टिप्पणी के लिए घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के परजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्रोनीजीवी है जो देश बेच रहा है वो। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में सोमवार को दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है, जो कि हर एक विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट में इस्तेमाल किए गए क्रोनी शब्द का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।